ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने ये विचार होते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनके विचारों से सहमत हों, बहुत सारे लोग ना सहमत हों। तो जो काम के पॉइंट रहते हैं ना, उन्हें आप लोग नोट कर लिया करिएगा। संविधान पर सतही चर्चा। इस समय संविधान पर चर्चा हुई है ना, तो आप लोग 3 डेटें जरूर याद रखिएगा। एक तो 15 अगस्त को आप लोग आजादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। और एक 26 नवंबर 1949 में संविधान अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था और हम लोग एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान का पिता किसे कहते हैं? जनक भीमराव अंबेडकर साहब को। संसद की शीतकालीन सत्र में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा के लिए जो समय तय किया गया, उसमें पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर को लांछित ही अधिक किया है। संसद की बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने अवश्य 11 संकल्प लेने की जरूरत जताई। उसके जरिए जनता और उनके प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी रेखांकित की है। देखना है कि इन जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता का भाव व्याप्त हो सकेगा या नहीं। इसमें दो राय नहीं है कि हमारा संविधान हमें वह शक्ति देता है जिसके कारण आज हम एक सबल राष्ट्र के रूप में जाने जा रहे हैं। लेकिन यह समय भविष्य की चुनौतियों पर विचार करने का है। यह अच्छा नहीं हुआ कि इन चुनौतियों पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकी। या इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस इस पर अड़ी रही कि मोदी सरकार संविधान आरक्षण खत्म करने जा रही है, और आप देखते हैं कि जा रही है। और इससे सबसे अधिक तूल राहुल गांधी ने दिया, और उन्हें अब भी लगता है कि वह जैसे लोकसभा चुनाव के समय संविधान खतरे में है कि जुमले से जनता को बरगलाने में सफल हो गए, वैसे ही आगे भी हो जाएंगे। वह यह समझने को तैयार नहीं है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चूंकि राहुल गांधी अपनी टेक पर अड़े हुए हैं, और इसलिए प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं की भी मजबूरी हो गई है कि वे संविधान और आरक्षण को खतरे में बताएं। कांग्रेस का साथ अन्य विपक्षी दल भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि संविधान और आरक्षण खतरे में का शोर मचाकर जनता को बरगलाया जा सकता है। इसके जवाब में भाजपा भी विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देने को मजबूर है, और उसने संविधान पर चर्चा के समय यह गिनाया कि कैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल में संविधान को ताक पर रख दिया था, और कैसे नेहरू ने संविधान को लागू करने के अगले वर्ष ही अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने वाला संविधान संशोधन करा दिया था। और इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और उन्हीं के समय में 1975 से 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है ना, उसी का उपयोग नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और भाजपा ने यह भी बताने की कोशिश की कि कांग्रेस ने किस तरह संविधान की मूल भावना की अनदेखी की है। अगर संविधान पर संसद में हुई चर्चा में जाए तो प्रधानमंत्री के संकल्प को छोड़ देश और समाज के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं रहा है। संविधान पर चर्चा से राजनीतिक नौकरशाही एवं न्यायपालिका को शायद ही कोई प्रेरणा और दिशा मिली हो। इससे इनकार नहीं है कि जहां भारत की सफलता हमारे संविधान से निकली, वहीं भ्रष्टाचार, न्याय में देरी और अन्य समस्याएं संविधान की मूल या आप देखिए भावना के विपरीत कार्य करने के परिणाम है। यह मानना होगा कि संविधान जिम्मेदार लोगों को उनके दायित्वों के प्रति जवाबदेह नहीं बना सका। और संसद की शीतकालीन सत्र में विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा उठाकर यह साबित करने की कोशिश की मोदी सरकार संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का इरादा रखती है। और आप देखते हैं कि आरक्षण खत्म होने का हौवा खड़ा कर वोट की बैंक की सस्ती राजनीति की जा रही है। यह इसलिए व्यर्थ है क्योंकि सभी इससे सहमत हैं कि समाज में जब तक असमानता है तब तक आरक्षण की आवश्यकता बनी रहेगी। इसलिए संविधान में SC ST वर्ग के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई। बाद में OBC वर्ग को भी आरक्षण के दायरे में लाया गया। प्रारंभ में SC ST वर्गों के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, क्योंकि खुद अंबेडकर ने ऐसा मानते थे कि इस अवधि के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा नहीं हो सका और इसलिए आरक्षण जारी है। आरक्षण एक सामाजिक आवश्यकता है, लेकिन यह साबित करना सही नहीं है कि वंचित एवं पिछड़े तबकों के उत्थान का एकमात्र उपाय आरक्षण है। क्या यह कहा जा सकता है कि बीते दशकों में इन वर्गों का उत्थान केवल आरक्षण के कारण ही संभव हो सका है? एक अनुमान के अनुसार SC ST और पिछड़े वर्गों का हिस्सा करीब 70 से 75% है। इन वर्गों के सीमित लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल पाता है, लेकिन इसका
यह अर्थ नहीं कि आरक्षण से वंचित लोगों का आर्थिक उत्थान नहीं हो सका है। यह एक तथ्य है कि आरक्षित तबके के बहुत से लोगों ने बिना आरक्षण खुद को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाया। खुद अम्बेडकर यह चाहते थे कि ऐसी स्थितियां बने कि वंचित पिछड़े तबके बिना आरक्षण के खुद को सक्षम बनाए। एक समय आप देखते हैं कि आरक्षण की प्रबल विरोधी रही कांग्रेस, आरक्षण को हर मर्ज की दवा मान रही है और उसके दायरे को यह जानते हुए भी बढ़ाने की पैरवी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण को संविधान की मूल भावना के खिलाफ माना है। यह भी विचित्र है कि अंबेडकर के प्रति निष्ठा दिखाने के फेर में उनके जीवन काल में उनको निराधार करने वाली कांग्रेस और उनकी सबसे बड़ी अनुयायी बनने की कोशिश कर रही है। जब इसका भी जिक्र राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया तो कांग्रेस चिढ़ गई। इसी चिड़े में कांग्रेस आरोप उछाल दिया कि उन्होंने उनका अपमान किया है। यह हास्यास्पद आरोप है। कांग्रेस नेहरू की राजनीति भूलो और साथ ही उनके समय में अंबेडकर की उपेक्षा का बचाव कर पाने में सक्षम नहीं, और इसलिए वह उनके अपमान का मनगढ़ंत मामला उठा रही है। संविधान की मूल भावना यही है कि देश के हर नागरिक को न्याय मिले और सभी को बराबर समझा जाए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका देश के नागरिकों के कल्याण के प्रति समर्पित रहे। समर्पण का यह अभाव नेहरू के शासनकाल से ही दिखने लगा था और इसलिए देश की जो समस्याएं बहुत पहले हल हो जानी चाहिए थी वे अब तक हल नहीं हो सकी। एन के एन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए समाज को जाति मजहब में बांटकर वोट बैंक की राजनीति करना संविधान की भावना के विरुद्ध है। लेकिन आज शायद ही कोई राजनीतिक दल समाज को बांटे बिना अपनी राजनीति करता हो। अंबेडकर के बहाने राजनीति कर रही कांग्रेस इस मामले में सबसे आगे दिख रही है। वह आरक्षण खत्म होने का शोर मचाकर समाज को बांटने में ही जुड़ी है। यह संविधान और अंबेडकर का अपमान ही है और उनका नाम लेकर समाज को बांटने का काम किया जाए। अंबेडकर की बात करें तो संविधान का पिता इन्हीं को तो कहते हैं। देश के पहले कानून मंत्री थे। और देखिए एक और बात बता दूं, कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और राजनीतिक पार्टियां सब एक पे 11 हैं, कोई कम नहीं है। आप देखते हैं कि संसद की जो कार्रवाई चली है इसमें आप देखिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है हमारा आपका टैक्स का। आप जाकर उठा के देखिए 5 मिनट भी ऐसी कोई चर्चा हुई जो भारत के हित में हो, भारत के लोगों के हित में हो। आप सोचिए, बेरोजगारी पर बात हुई, महंगाई पर बात हुई हो, किसानों के मुद्दों पर बात हुई हो, महिलाओं पर बातें हुई हो, शिक्षा पर बात हुई हो, स्वास्थ्य पर बात हुई हो। बाकी आप देखिए दुनिया के सब मुद्दे उठाए गए लेकिन ये नहीं उठाए गए। बैंड बाजा, बारात और मेहमान, शादियों में बैंड बाजा, घोड़ी आदि से अधिक जरूरी बन गई है नेताओं और विदेशी मेहमानों की उपस्थिति। ये तंज कसा जा रहा है। ये मेट्रो नेटवर्क किलोमीटर में आगरा में 6, कानपुर में 9, जयपुर में 12, लखनऊ में 23, कोची में 28, पुणे में 33, नागपुर में 40, चेन्नई में 55, कोलकाता में आप देखते हैं 58, अहमदाबाद में 59, हैदराबाद में 69, बेंगलोर में 77, मुंबई में आप देखें 90 और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में 435। ये आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। ये इच्छा शक्ति, चित्रकार पहले अपने मन मस्तिष्क में कोई चित्र बनाने की कल्पना करता और फिर उसे मूर्त रूप देने का काम करता है। कोई विज्ञानी भी जब किसी अनुसंधान के काम में लगता तब वह एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करता, उस लक्ष्य को प्राप्त के लिए तदनुसार कार्य करता। विकास के कार्य जैसे पुल, पुलिया, सड़क, डैम या फिर भवन आदि बनाने में भी कोई योजना बनती तब पहले उसका प्रोजेक्ट बनाया जाता। इसमें विशेषज्ञ अधिकारी कार्यस्थल का सूक्ष्मता से अध्ययन करते और उसके बाद कार्य में लगने वाली वस्तुओं, श्रम तथा संभावित लागत मूल्य का भी लेखा जोखा निर्धारित करते हैं। इसी तरह इंसान को भी जीवन सफल बनाने के लिए योजना बनानी चाहिए। इसके लिए उसे मन और मस्तिष्क में सर्वप्रथम संतुलन बनाना चाहिए और उसे लक्ष्य तक तय करना चाहिए वह समाज के लिए किस तरह हमेशा उपयोगी हो सकता है। लोगों को किसी की उपलब्धि देखकर छटपट उसी तरह बनने के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। उसे व्यक्ति को सफल होने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसका भी पता लगाना चाहिए। आकाश में उदित होने वाले अत्यंत प्रतापी सूर्य के भी मार्ग में तमाम व्यवधान आते हैं रहते हैं। कभी सूर्य बादलों से ढक जाता है तो कभी उसका रूप तेज हो जाता है तो कभी अत्यंत जीर्ण हो जाता है। इसलिए जीवन को उन्नत बनाने के लिए यह निर्धारित करना चाहिए कि कितनी भी दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों से संघर्ष किया जाएगा। लक्ष्य की राय में विपरीत स्थितियां आती ही हैं और उनसे घबराने के बजाय संयमपूर्ण उनका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। ऐसे में मनोभाव रखने से व्यक्ति को विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता प्राप्त होती है। बिना संघर्ष के मिली सफलता की अवधि कम होती है जबकि विपरीत हालात से जूझकर मिली सफलता स्थायी होती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिए, पढ़ा करिएगा भैया, समझा करिए कुछ। बेकाबू
बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अब तो ये कहने लगा कि भारत का योगदान हमारी आज़ादी में कोई नहीं है। इंदिरा गांधी के समय आज़ाद हुआ था ना, भारत की वजह से, भारत के योगदान के कारण। तो बांग्लादेश में फिर से मंदिरों को निशाना बनाने और 3 मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को नष्ट किए जाने की घटना यह बताती है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर भारत अन्य देशों की ओर से जताई जा रही चिंताओं का कोई भी असर वहां की अंतरिम सरकार पर नहीं पड़ रहा है। अब तो यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथों में खुलकर खेल रहे हैं। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले के आरोपित के खिलाफ मुश्किल से ही कोई कार्रवाई होती है। क्या यह विचित्र नहीं है कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले की सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन चंद हमलावरों को ही गिरफ्तार हो सकी है गिरफ्तारी। मोहम्मद यूनुस उन तत्वों के प्रति नरमी बरत रहे हैं जो भारत के और बांग्लादेश के संबंध में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अंतरिम सरकार में शामिल नेताओं के सहयोगी ऐसी मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ टिप्पणियां करने में लगे हुए हैं। बंगाल, त्रिपुरा और असम तो बांग्लादेश का हिस्सा है। चूंकि अब यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने में दिलचस्पी नहीं रखती है, इसलिए भारत को केवल चिंता जताने से कहीं अधिक कुछ करना होगा। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय विदेश सचिव की हाल ही की ढाका यात्रा के बाद स्थितियों में सुधार के कहीं कोई सफल संकेत नहीं है। और इससे भी चिंताजनक यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उस पाकिस्तान से निकटता बढ़ा रही है जिसकी सेना ने 1971 में उसके लोगों का भयावह दमन उत्पीड़न किया था। और यह दुर्गेय नहीं हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मेल मुलाकात का सिलसिला तेज हो रहा है। और पिछले दिनों दोनों ने मिलकर सार्क को फिर से सक्रिय करने की जरूरत बताई। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता। बांग्लादेश किस तरह अपनी आज़ादी में भारत के योगदान की अनदेखी करने में लगा हुआ है, भारत को इसका आकलन करना ही होगा। यदि बांग्लादेश अपनी यहाँ की अल्पसंख्यकों की रक्षा के प्रति गंभीरता का परिचय नहीं देता तो वह किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। इस पर विचार करते हुए भारत को बांग्लादेश और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं का उत्पीड़न उसका आंतरिक मामला नहीं हो सकता है। इसलिए और भी नहीं क्योंकि वहां के करोड़ हिंदू प्रताड़ित होकर पहले ही भारत में आ चुके हैं। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि भारत इसे लेकर सतर्क रहे कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हिंदू पलायन कर भारत सीमा में प्रवेश न कर पाए। इसके साथ ही ऐसे कदम उठाने भी जरूरी हों जिससे वे सुरक्षित बने रहें। बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत को हर संभव उपाय करने के लिए तैयार होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। सार्क के बारे में जान लीजिए। ये संगठन है ना, सार्क ऑर्गेनाइजेशन, मैं बात कर रहा हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएंगे। पहचान का आधार कार्ड की शुरुआत नागरिकों को विविध पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन मानवीय पहलू यह है कि इसके माध्यम से अब तक हजारों विछड़ों को उनके परिवार से मिलाया जा सका है। वाराणसी में 2 वर्ष पहले एक महिला दीनहीन अवस्था में मिली, उसे एक स्वयंसेवी संगठन अपना घर आश्रम लाया गया। महिला को अस्थायी आश्रय तो मिल गया लेकिन घर नहीं मिल सका। जब उसका आधार कार्ड बनवाने की पहल की गई तो पता चला कि उसका आधार कार्ड पहले से है। इसी आधार पर उसके घर परिवार का पता कर अपने से मिलाया जा सका। यह अकेला प्रकरण नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऐसे समाचार मिलते हैं कि बरसों से भटक रहे बेसहारा लोगों के जब आधार नामांकन की प्रक्रिया अपनाई गई तो उनसे वास्तविक घर का पता चला। इसमें आप देखिए सड़क चौराहों पर असहाय पड़े रहने वाले मानसिक या शारीरिक दिव्यांगजनों के साथ वृद्ध महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अपना घर, या आप देखेंगे कि अपना घर आश्रम ही जिला प्रशासन के सहयोग से 1100 से अधिक बेसहारा लोगों को उनके परिवार से मिला चुका है। रविवार को ऐसे 142 अन्य लोगों को मिलाया गया। वाराणसी के संगठन में इस अभियान की चर्चा इसलिए है कि क्योंकि मुहिम स्वयंसेवक संगठन, आधार संगठन और राज्य की संस्थाएं मिलकर काम चलाएं तो अनेक लोगों को त्वरित रूप से अपनों में से मिलाया जा सकता है। यह पवित्र कार्य ना तो अधिक कठिन और ना ही खर्चीला है, लेकिन इससे हजारों पिछड़ों की पहचान स्थापित की जा सकती है जिनके आधार पहले से बने हैं। उन्हें मिलाने में तो कोई कठिनाई नहीं है। यदि बेसहारा लोगों की आधार पहचान के साथ उनके वर्तमान आश्रय को सार्वजनिक मंच पर साझा किया जाए तो उनके अपने ही उन्हें खोज सकते हैं। सिर्फ पहले आवश्यकता की है। ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। दुनिया में शुष्क भूमि का होता विस्तार तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस
इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो यूएन के वैज्ञानिकों ने शुष्क भूमि के विस्तार पर चिंता जाहिर की है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 तक के 3 दशकों में पृथ्वी की लगभग 77.6% भूमि ने पिछले 30 साल की अवधि की तुलना में शुष्क परिस्थितियों का अनुभव किया। उन्हें 3 दशकों में शुष्क भूमि का विस्तार लगभग 43 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ, जो अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी की सभी भूमि का 40.6% हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि दुनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाती तो इस सदी के अंत तक आज के आर्द्र क्षेत्रों का 3% अतिरिक्त क्षेत्र शुष्क भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट वैश्विक शुष्कता रुझान तथा भविष्य के अनुमान के बारे में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। मानव जनित जलवायु परिवर्तन इस संकट का प्राथमिक चालक है। बिजली उत्पादन, परिवहन, उद्योग और भूमि उपयोग परिवर्तनों से होने वाले उत्सर्जन ग्रह को गर्म कर रहे हैं। वर्षा के पैटर्न, बाष्पीकरण दर और पौधों के जीवन को बदल रहे हैं। ये स्थितियां बढ़ती शुष्कता को रेखांकित करती हैं। कुल मिलाकर विश्व स्तर पर शुष्क भूमि का विस्तार हो रहा है। 2020 तक 2.3 अरब लोग यानी दुनिया की आबादी के 1/4 से भी ज्यादा लोग विस्तारित शुष्क भूमि में रह रहे थे। शुष्कता से संबंधित भूमि क्षरण, जिसे मरुस्थलीकरण के रूप में जाना जाता है, मानव कल्याण और पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा है। इस दिशा में ठोस कार्रवाई के बिना भविष्य और भी अधिक निराशाजनक हो सकता है। सबसे खराब उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत सदी के अंत तक 5 अरब लोग शुष्क भूमि पर रह सकते हैं। ऐसी स्थितियों का मतलब होगा कि मिट्टी का क्षय, जल संसाधनों की कमी और मानवता के बड़े हिस्से के लिए परिस्थिति तंत्र का ढहना। दुनिया के कुछ सबसे शुष्क क्षेत्रों में पहले से ही जबरन पलायन दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे भूमि अनुपयोगी होती जाती है और खेती विफल होती जाती है, परिवारों और समुदायों के पास अक्सर स्थानांतरित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इससे वैश्विक स्तर पर सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती जाती हैं और विज्ञानियों ने चेतावनी दी कि मरम्मत भूमि का 5वां हिस्सा अचानक परिस्थितियों तंत्र के परिवर्तनों से गुजर सकता है। इनके प्रभाव से जंगल घास के मैदान में बदल सकते हैं। दुनिया के कई पौधों और जानवरों की प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। और यहाँ भी टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वैश्विक धरोहर का सही रखरखाव अनंत विजय के द्वारा लिखा जा रहा है। हाल ही में मुंबई में एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद बीते दिनों एलिफेंटा की यात्रा अनायास याद आ गई। वैश्विक धरोहर का दर्जा प्राप्त यह स्थान यहाँ की धरोहर उपेक्षा के शिकार होकर नष्ट हो रहे हैं। लिहाजा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसके संरक्षण के बारे में नए सिरे से विचार करना होगा। सांस्कृतिक विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों को इसका जिम्मा दिया जाना चाहिए जिन्हें कला और संस्कृति धरोहर के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो। एलिफेंटा स्थित प्राचीन मूर्तियां जो पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विकृत हो रही हैं, खराब हो रही, उन्हीं की बात हो रही है। चलिए आप लोग बताइए। एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व द्वादश स्मारकों की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को के बारे में जरूर याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। 16 नवंबर 1945 में पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो आप लोग देख सकते हैं। ये किताबें हैं, ये भी देख सकते हैं। क्या है, आज संडे है, संडे को आप देखते हैं कि कम ही काम के आर्टिकल मिलते हैं आप लोगों को। दैनिक जागरण में तो चलिए मिल ही जाते हैं, एक दो चार ठो, समझ रहे। चलिए और बताइए आप लोग, क्या हाल है आप लोगों की? ठीक ठाक हैं आप लोग? मस्त हैं, बिंदास हैं? और देखा ना, अपना परिवार अब 10,000 से ज्यादा बढ़ चुका है। दिन दोगुनी रात चौगुनी अपना परिवार भी तरक्की कर रहा है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए ईमानदारी से। धन्यवाद।